हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, कमेंट्स सिर्फ इसी बात की ओर इशारा कर रहे थे कि सर WPT की जो है क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी यूट्यूब पर। तो WPT की वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की क्लासेस के साथ मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ और स्ट्रेटजीज़ के वीडियोस ऑलरेडी जो है चैनल पे जा चुके हैं। आप लोगों ने देखा होगा कैसे तैयारी करनी है और किस तरीके से आपकी जो एक CUET PG की जो जर्नी होने वाली है उसमें कैसे जो है क्या दिक्कतें आ सकती हैं, कैसे आप उसको दूर कर सकते हैं, इन सभी के बारे में हम लोगों ने पहले से बात किया है। आज हम लोग जो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के पहले लेक्चर यानी प्लेटो से जो है आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लेटो के बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना लेक्चर, ठीक है। तो अगर सबसे पहले हम लोग बात करें कि जो हमारा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, उसका हमें पहले क्या करना चाहिए, उसके बारे में अध्ययन करना चाहिए। जब कभी भी आप बच्चा स्टार्ट करें पढ़ना, ठीक है, तो आपका जो पॉलिटिकल साइंस है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि राजनीति विज्ञान क्या है, ठीक है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका नेचर क्या है, एवोल्यूशन कैसे हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए बच्चा, अच्छे से पता होनी चाहिए। तभी आप जो है आगे के जो टॉपिक्स हैं उसको अच्छे तरीके से आप कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें, जो आपका टर्म पॉलिटिकल है ये क्या है, ये आपका जो है कहाँ से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ठीक है। ग्रीक वर्ड पॉलिस से आपका क्या लिया गया है बच्चा, जो पॉलिटिक्स वर्ड है वो लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका सिटी स्टेट, ठीक है। जब आप देखेंगे, जब आप अभी पढ़ेंगे कि इसका जो आपका ये जो डिसिप्लिन है, इसका जो उदय हुआ है, ठीक है, ये कहाँ पे उत्पन्न हुई है, तो ये प्राचीन ग्रीस में उत्पन्न हुई है, ठीक है। तो ग्रीस के बारे में जब हम देखेंगे तो वहाँ पर देखेंगे बच्चों कि वहाँ पर छोटे छोटे सिटी स्टेट्स थे। जैसे अगर आज आप मान लीजिए इंडिया है, तो इंडिया में क्या है, जो 28 स्टेट्स हैं, इससे भी छोटे छोटे क्या होते थे वहाँ पर। ग्रीस एक पूरा बड़ा साम्राज्य था, ठीक है, उसके अंदर एक छोटे छोटे क्या होते थे, आपके सिटी स्टेट होते थे। उसमें से क्या था, जैसे मान लीजिए एक एथेंस, ठीक है, दूसरा क्या है बच्चा, स्पार्टा, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे क्या होते थे वहां पर, सिटी स्टेट हुआ करते थे, ठीक है। तो जो वर्ड पॉलिस है ना, इसका मतलब क्या होता है आपका सिटी स्टेट। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो डिसिप्लिन पॉलिटिकल साइंस है, इसका जो उदय है, जो इसका आपका ओरिजिनेशन है, जो इसका डेवलपमेंट है, वो कहाँ पे हुआ है आपके, वो हुआ है आपके ग्रीस में, ठीक है। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिसिप्लिन है, ठीक है, क्योंकि जो राजनीति है ना वो क्या है, वो उस समय से है जब से आप एक मनुष्य का जन्म हुआ होगा। क्योंकि जैसा कि अरस्तु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अरिस्टोटल के बारे में, कि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है। व्यक्ति क्या है, एक सोशल एनिमल है, एक पॉलिटिकल एनिमल है, राजनीतिक प्राणी है। अरिस्टोटल का एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है बच्चों कि व्यक्ति क्या है, एक राजनीतिक एवं सामाजिक प्राणी है, और जो भी व्यक्ति राजनीति या समाज से दूर है वो या तो क्या है, गॉड है, और या तो क्या है बच्चा, बीस्ट है, ठीक है, वो इंसान नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जो मनुष्य है ना, उसकी एग्जिस्टेंस में ही आपका क्या है, सोशल और पॉलिटिकल होना है।
तो इसलिए पॉलिटिकल साइंस क्या है, सबसे पुराने विषयों में से एक है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग समझें कि अरिस्टोटल को क्या कहा जाता है बच्चा, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है, राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, जब हम अरिस्टोटल की क्लास हम लोग पढ़ रहे होंगे तब उसमें आप अच्छे समझेंगे। अभी आप ये जानिए कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशंस का क्या किया था, क्लासिफिकेशन किया था, उसे वर्गीकृत किया था, जिसकी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। और आपके अरिस्टोटल ने ही क्या बोला है, पॉलिटिकल साइंस को मास्टर साइंस कहा है, यानी राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस कहा है। क्यों कहा है, आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि मास्टर साइंस क्यों बोला है। क्योंकि जो आपका पॉलिटिकल साइंस है ना, वो जीवन के सभी आयामों में क्या होता है, आपके साथ होता है। पॉलिटिकल साइंस वर्क्स इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, अरस्तु के हिसाब से। क्योंकि जब अरिस्टोटल थे, ठीक है, जब अरिस्टोटल का जो टाइम पीरियड है, उस समय का पॉलिटिकल क्या था बच्चा, उस समय जो आपकी पॉलिटिकल साइंस थी वो हर एक फील्ड को क्या कर रही थी, कवर कर रही थी। चाहे वो आपकी सोशल लाइफ हो, ठीक है, चाहे आपका जो है इकोनॉमिक लाइफ हो, हर एक पर्सपेक्टिव में, हर एक वे में आपका जो पॉलिटिकल साइंस था वो इन्फ्लुएंस कर रहा था आपकी सोशल लाइफ को भी, आपकी इकोनॉमिक लाइफ को भी। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोला गया है, मास्टर साइंस बोला गया है। क्यों, क्योंकि ये आपके जीवन के हर एक आयाम, हर एक एस्पेक्ट में क्या कर रहा था बच्चा, इन्फ्लुएंस कर रहा था। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें डेफिनेशन की कि पॉलिटिकल साइंस को कैसे डिफाइन किया जाता है, ठीक है, तो दो तरीके की डेफिनेशन है। ठीक है, एक ट्रेडिशनल, ठीक है, और एक क्या है आपकी मॉडर्न। तो ट्रेडिशनल डेफिनेशन में आपके दो थिंकर का नाम आपको याद रखना है, जो पूछा भी जाता है। ठीक है, इनके स्टेटमेंट्स क्या करते हैं बच्चा, पूछ लिया जाता है। एक क्या है आपके गार्नर हैं और दूसरे कौन हैं, गेटल हैं। इन दोनों का आपको क्या करना है, डेफिनेशन याद रखना है। तो सबसे पहले गार्नर क्या बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए, कि पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट। जो आपका राजनीति विज्ञान है वो राज्य से शुरू होता है और राज्य पर क्या होता है, समाप्त होता है। यह डेफिनेशन आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो पूरा पॉलिटिकल साइंस है ना, वो क्या है, वो स्टडी ऑफ स्टेट है। यानी राजनीति विज्ञान में क्या किया जाता है, आपका राज्य का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये काफी नैरो डेफिनेशन है, काफी संकीर्ण जो है परिभाषा है। क्यों, क्योंकि सिर्फ स्टेट की बात की जा रही है, सिर्फ आपके राज्य की बात की जा रही है। इसीलिए ये क्या है बच्चा, ट्रेडिशनल डेफिनेशन है। जब आप मॉडर्न डेफिनेशन में आएंगे तब आप देखेंगे कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो फिर से क्या होगा, जीवन के हर एक आयाम, एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को क्या करेगा बच्चा, कवर करेगा। ठीक है, तो गार्नर की डेफिनेशन ये आपको याद रखनी है। गेटल ने क्या बोला था, गेटल की डेफिनेशन को अगर हम लोग जो है समझने का प्रयास करें तो उन्होंने क्या बोला था कि पॉलिटिकल साइंस is the study of government, past, present and future। तो इनकी भी जो डेफिनेशन है बच्चों वो क्या है, काफी ज्यादा गार्नर से मिलती जुलती है। ये क्या कहते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस है, जो राजनीति विज्ञान है, वो क्या है, इज द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, सिर्फ सरकारों का अध्ययन है। सरकार यानी राज्य का अध्ययन है। कब, पास्ट में क्या किया है राज्य ने या सरकार ने, इस समय क्या कर रही है और भविष्य में क्या करेगी, इसके बारे में पूरा अध्ययन कौन करता है, आपका पॉलिटिकल साइंस में होता है। तो गेटल की डेफिनेशन भी क्या है बच्चा, बहुत नैरो है। ये भी सिर्फ किसकी स्टडी की बात करता है, गवर्नमेंट की स्टडी की बात करता है। ठीक है, इसीलिए इन्हें भी कहाँ रखेंगे हम, ट्रेडिशनल में रखेंगे। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट आपको याद रहना चाहिए, काफी बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है।
उसके बाद अगर हम लोग बात करें मॉडर्न में क्या होता है, मॉडर्न डेफिनेशन क्या है, तो पॉलिटिक्स इज द प्रोसेस ऑफ शेपिंग एंड शेयरिंग ऑफ पावर्स इन द सोसाइटी। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो राजनीति विज्ञान है ना, इट्स ऑल अबाउट पावर। ये पूरा जो प्रक्रिया है राजनीति विज्ञान की, ये किससे रिलेट करती है, आपकी शक्ति से, पावर से, कि किसके पास पावर है, कब आएगी, कितनी है, इसका अध्ययन क्या होता है बच्चा, हम जो है पॉलिटिकल साइंस में करते हैं। यानी पावर क्या है, किसके पास है, हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। ये क्या कहता है कि आपका जो शक्ति है वो किसे मिलती है, क्या मिलती है, कब मिलती है और कैसे मिलती है, इसका अध्ययन क्या होता है बच्चा, इसका अध्ययन आपका कहलाता है जो है मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। और इसको दिया किसने है, आपको याद रखना है कि लासवेल और कापलान, इन्होंने क्या दिया है बच्चा, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस दिया है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न डेफिनेशन क्या है पॉलिटिकल साइंस की। ठीक है, अब क्योंकि हमारी जो यात्रा है वो कहाँ से स्टार्ट होगी बच्चों, वो ग्रीक से स्टार्ट होगी, क्योंकि जो हमारे थिंकर हैं, चाहे सोक्रेटिस, सुकरात, चाहे प्लेटो की बात करें आप, चाहे आपके अरिस्टोटल की बात करें, अरस्तु, ये सभी कहाँ से बिलोंग करेंगे, ये ग्रीक से बिलोंग करेंगे। तो क्योंकि ग्रीन में ही क्या हुआ है, मैंने आपको बताया कि जो ग्रीक है वहीं पर आपका पॉलिटिकल साइंस का उदय हुआ है, वहीं पे वो ओरिजिनेट हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो कुछ फीचर्स हैं एंशिएंट ग्रीक थॉट के, उनके बारे में हमें जानना अनिवार्य है, क्योंकि जब हम किसी भी थिंकर का जो परिवेश है, किस माहौल में वो लिख रहा है, उसको समझ लेते हैं, तब उसके थॉट को समझना क्या होता है, आसान हो जाता है। क्योंकि आपको ये जानना चाहिए कि लास्की ने क्या कहा है, बहुत ही फेमस फिलोसोफर है लास्की ने कहा है कि एवरी थिंकर इज अ चाइल्ड ऑफ हिज टाइम्स। क्या बोला है उन्होंने कि एवरी थिंकर इज अ चाइल्ड ऑफ हिज टाइम्स, यानी हर एक जो विचारक होता है वो अपने समय का क्या होता है बच्चा, शिशु होता है। यानी जिस हिसाब से उस परिवेश में रह रहा होता है वो, जो उस समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति होती है, उसी के अनुसार उसके थॉट्स डेवलप होते हैं बच्चा। ठीक है, तो आप लोग ये चीज़ें एकदम क्लियर रखेंगे कि जितने भी थिंकर आप पढ़ेंगे, अगर हॉब्स पढ़ेंगे जो प्यूरिटन रेवोल्यूशन के टाइम पर लिख रहा है, जब हर जगह पर अराजकता फैली है, अनार्की फैली है, तब वो क्या करेगा बच्चा, वो नेगेटिव व्यू ऑफ ह्यूमन की बात करेगा। यानी जो व्यक्ति हैं वो क्या हैं, बहुत संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपना भला चाहते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप लॉक की तरफ बढ़ेंगे तब वो क्या बोलेगा, वो ग्लोरियस रेवोल्यूशन को देखा है उसने देखा है कि जो पावर है वो शांतिपूर्ण तरीके से क्या हुई है, ट्रांसफर हुई है। तब उसका जो ह्यूमन नेचर होगा वो कैसा होगा बच्चा, वो इनलाइटेंड सेल्फ होगा। वो बात करेगा कि व्यक्ति क्या है, व्यक्ति अपने बारे में भी सोचता है और व्यक्ति दूसरे के बारे में भी सोचता है। ठीक है, वो सिर्फ स्वार्थी नहीं होता है। तो जो भी थिंकर के थॉट्स होते हैं वो उनके समय से, यानी जो उनका टाइम है उसके हिसाब से क्या होते हैं बच्चा, डिसाइडेड होते हैं। ठीक है, वैसे भी हर एक थिंकर का कॉन्टेक्स्ट जानना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें एंशिएंट ग्रीक थॉट की, ठीक है, तो क्या था बच्चा कि ग्रीक यूज्ड टू लिव अंडर द सिटी स्टेट। मैंने बताया कि ग्रीक क्या था, पूरा एक बड़ा साम्राज्य था। उसमें क्या था बच्चा, उसमें छोटे छोटे सिटी स्टेट्स थे। ठीक है, जैसे आपका एथेंस होगा जहां पर प्लेटो, अरिस्टोटल, सुकरात थे। उसके बाद एक स्पार्टा भी था जिससे कि एथेंस का युद्ध हुआ था, जिसमें एथेंस की हार हुई थी बच्चा। ठीक है, तो वो छोटे छोटे सिटी स्टेट्स में क्या था, डिवाइडेड था। अब वो सिटी स्टेट्स आपस में क्या थे, नेचुरल बाउंड्रीज, यानी
पर्वत हो गया, नदी हो गई, इन सब से क्या थे बच्चा, डिवाइडेड थे। तो यानी जो सिटी स्टेट्स थे ना बच्चा, वो जो है आपके एक दूसरे से क्या थे, कांटेक्ट में नहीं थे, क्योंकि बीच में क्या था बच्चा, नेचुरल बैरियर हुआ करता था, तो वो कांटेक्ट में नहीं थे। ठीक है, जिससे क्या था, इनका जो पूरा संस्कृति थी, एक जो सिटी स्टेट की संस्कृति थी वो दूसरे सिटी स्टेट से क्या थी बच्चा, पूरी तरीके से डिफरेंट हुआ करती थी। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि जो पॉलिटिकल वे ऑफ लाइफ है ना, वो सेम थी। कल्चर भले ही डिफरेंट रहा हो, लेकिन पॉलिटिकल वे ऑफ लाइफ क्या हुआ करती थी, लगभग सेम हुआ करती थी। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ग्रीक था उसमें छोटे छोटे सिटी स्टेट थे, और उसमें क्या था बच्चा कि जो व्यक्ति थे ना सिटी स्टेट्स के, वो अपने सिटी स्टेट के प्रति लॉयल थे। ऐसा नहीं था कि वो पूरे ग्रीक के प्रति क्या थे, लॉयल थे, नहीं, वो उनकी जो वफादारी थी ना, वो सिर्फ अपने छोटे सिटी स्टेट के प्रति थी। यानी अगर कोई एथेंस से रहा होगा तो वो सिर्फ एथेंस के बारे में जो है अच्छा सोचता था, अगर कोई स्पार्टा का था तो वो सिर्फ स्पार्टा को ग्लोरियस बनाने के बारे में सोचेगा। यानी ग्रीक एज अ होल के बारे में लोग ना सोच करके क्या करते थे, स्पार्टा, एथेंस जो सिटी स्टेट है ना, उनकी अच्छाई के बारे में वो क्या करते थे, सोचते थे। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें तो वो एक एग्रेरियन सोसाइटी थी। क्या थी बच्चा, कृषि प्रधान समाज था। जो एग्रीकल्चर था वो मेन ऑक्यूपेशन था। अब अगर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन था बच्चा, तो क्या होगा, लोग चाहिए होंगे काम करने के लिए, तो वहां पर क्या था बच्चा, स्लेवरी का भी सिस्टम था। क्या था बच्चा, स्लेवरी एज अ मोड ऑफ प्रोडक्शन। यानी जो स्लेव थे ना, वहां पर दो तरीके के लोगों का जो है कॉन्सेप्ट था। आप देखेंगे अरिस्टोटल में, अरस्तु में, दास्ता का जो सिद्धांत है, जो आपकी थियरी ऑफ स्लेवरी है अरिस्टोटल की, उसमें वो बताएगा कि वहां पर क्या थे बच्चा, दो तरीके के लोग हुआ करते थे। एक क्या थे, मास्टर थे, और दूसरे क्या थे, आपके स्लेव थे। और ये बाई बर्थ था। ठीक है, बाई बर्थ मास्टर पैदा होते थे और बाई बर्थ स्लेव पैदा होते थे। अब मास्टर कौन था, स्लेव कौन था, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो जिन व्यक्तियों में रीजन था, यानी बुद्धि थी, और करेज था, साहस था, जिन व्यक्तियों में करेज होता था, रीजन होता था, वो आपके मालिक होते थे, यानी मास्टर होते थे। और जिनमें फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा थी, जिनमें जो है आपका काम करने की क्षमता ज्यादा थी, वो क्या होते थे बच्चा, वो आपके होते थे गुलाम। ठीक है, स्लेव होते थे। तो ये बात आपको क्या करनी है, अच्छे से नोट डाउन करनी है कि उस टाइम पर बाई बर्थ क्या होते थे, मास्टर और स्लेव हुआ करते थे। तो जो आपका कृषि प्रधान समाज था, उसमें क्या था, जो स्लेव थे उनके माध्यम से जो है वहां पर खेती किया जाता था, उनके मेहनत के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग समझें तो वो क्या करते थे बच्चा, वो आपका डिड नॉट बिलीव इन नेचुरल इक्वलिटी। वो जो है आपका जो प्राकृतिक समानता है उसमें बिलीव नहीं करते थे, जो ग्रीक के लोग थे। क्या इसका क्या मतलब होता है, नेचुरल इक्वलिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे बच्चा अभी हम लोग देखते हैं ना कि जन्म से क्या है, हम सभी समान हैं, मनुष्य है ना, मनुष्य के रूप में हम सभी क्या हैं, एक हैं। लेकिन ग्रीक टाइम में क्या था बच्चा, जैसे अभी आप देखते हैं कास्ट सिस्टम का। ठीक है, तो कास्ट में क्या है, अभी तो काफ़ी चीज़ें धीरे धीरे सुधर रही हैं, लेकिन पहले क्या थी, काफ़ी ज़्यादा रिजिडिटी थी। अगर कोई अपर कास्ट में पैदा हो रहा है तो उसे महान माना जाता था, उसे मास्टर माना जाता था। कोई लोअर कास्ट में उसका जन्म हो रहा है तो उसे सिर्फ दूसरों के कार्य करने के लिए ही जो है इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो जो ग्रीक टाइम था ना, वहाँ पर प्राकृतिक समानता जैसी कोई बात नहीं थी। यानी जन्म से आप क्या थे बच्चा, समान नहीं थे। जैसा कि मैंने बताया, जन्म से ही क्या थी बच्चा, इनइक्वलिटी थी, यानी असमानता थी। जन्म से ही क्या था बच्चा, या तो आप लोग मास्टर पैदा होते थे वहां पर, और या तो क्या होता था, स्लेव पैदा होते थे। मतलब जन्म के आधार पर जो है इक्वलिटी नहीं थी। ठीक है, उसके बाद क्या आपको समझना है कि ये एक पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, यानी पितृसत्तात्मक समाज था। महिलाओं को उतने ज़्यादा अधिकार नहीं दिए गए थे। आप देखेंगे बच्चों कि जब अरस्तु को हम लोग पढ़ेंगे तो उसका जो थियरी ऑफ सिटीजनशिप है ना, उसमें क्या था, उसमें उसने जो है महिलाओं को
सिटीजनशिप का अधिकार ही नहीं दिया था। ठीक है, मतलब उन्हें आपका नागरिक होने का अधिकार भी नहीं दिया था। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि वो जो समाज था वो पुरुष प्रधान समाज था, यानी पितृसत्तात्मक जो है समाज था। ठीक है, आप ये बातें क्या रखेंगे अपने दिमाग में, सारी रखेंगे। जब आपको मुख्य विशेषताएं पता होंगी, जब आपको सैलिएंट फीचर्स पता हैं ग्रीक के, तब अब आपको थिंकर्स को समझना क्या होगा, आसान होगा। ठीक है, ये सारी बातें आप लोग नोट डाउन करें। अब क्या है बच्चा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉर हुआ था, पेलोपोनेशियन वॉर। ठीक है, पेलोपोनेशियन वॉर हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था बच्चा, ये हुआ था आपके एथेंस और स्पार्टा के बीच में। ठीक है, ये दो सिटी स्टेट थे आपके ग्रीक के। ठीक है, एथेंस और स्पार्टा, इनके बीच में क्या हुआ था, एक पेलोपोनेशियन वॉर हुआ था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था बच्चा, जो स्पार्टा था ना, इसकी विजय हुई थी, यानी ये विक्टोरियस रहा था और एथेंस की हार हुई थी। और क्योंकि प्लेटो कहाँ का था बच्चा, वो था आपका एथेंस का। तो जब प्लेटो ने ये देखा कि एथेंस की हार हुई है पेलोपोनेशियन वॉर में, तब उसको बहुत बुरा लगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिस देश से होता है, जिस सिटी स्टेट से होता है, उसको अगर वो सिटी स्टेट ग्लोरियस ना हो, उसकी कहीं पर हार होती है, तो बुरा लगना स्वाभाविक है बच्चों। ठीक है, तो प्लेटो को क्या लगा, बहुत बुरा लगा। वो ये जानना चाहता था कि एक समय क्या था, एथेंस इतना ग्लोरियस स्टेट था, इतना जो है आपकी उसकी समृद्धि थी, उसका एक गौरवशाली इतिहास था। तो आज ऐसा क्या हुआ कि पेलोपोनेशियन वॉर में क्या हुआ, स्पार्टा ने उसको हरा दिया। और जब वो कारणों में गया, तब उसको पता चला कि जो एथेंस है ना, वहाँ पर क्या है, करप्शन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। ठीक है, जो रूलिंग क्लास है ना, वो पूरी तरीके से क्या है, करप्ट हो चुका है। वो इतना करप्ट हो चुका है कि एथेंस अंदर से पूरी तरीके से खोखला हो चुका है। अब भाई अगर वॉर होगा बच्चों, तो क्या होगा, वॉर में जाने के लिए आप अस्त्र शस्त्रों की ज़रूरत होती है, लेकिन करप्शन में क्या हो रहा था, सारा पैसा तो जो है करप्शन में चला जा रहा था। तो जो हथियार थे वो कुछ नहीं खरीदे गए, अपनी जो आर्मी थी उसको नहीं मजबूत किया गया। और जब और अंदर जाके उसने देखा कि आखिर करप्शन का क्या कारण था, करप्शन का कारण के लिए जब वो जानने गया, तो उसको ये पता चला बच्चों कि वो क्या था, जो रूलर्स क्लास है ना, वो इग्नोरेंट है। उनको पता ही नहीं है कि आखिर जो है एक रूलर का धर्म क्या होता है, एक जो शासक है उसका धर्म क्या होता है, ये उसको पता ही नहीं है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है, उसको ट्रू नॉलेज नहीं है। तो यहीं से क्या होता है बच्चा, यहीं से प्लेटो अपनी जो थियरी ऑफ फिलोसोफर किंग है, जो उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट थियरी है, उसकी ओर बढ़ता है। और वो क्या कहता है, वो कहता है बच्चों कि अगर जो आपका शासक है, ठीक है, अगर जो आपका शासक है वो जो है पढ़ा लिखा होगा, वो नॉलेजेबल होगा, उसके पास नॉलेज होगा, ट्रू नॉलेज, तब वो क्या होगा बच्चों, वो करप्शन की ओर नहीं जाएगा। ठीक है, वो कहाँ, करप्शन की ओर नहीं जाएगा। और जब करप्शन नहीं करेगा तो राज्य क्या होगा, खुशहाल होगा। तो इसीलिए वो क्या कहता है कि आइडियल स्टेट वो है जहां पर रूलर कौन होना चाहिए, फिलोसोफर किंग होना चाहिए, क्योंकि फिलोसोफर किंग के पास क्या होगा, नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, तो वो करप्शन नहीं करेगा। उसको ये पता होगा कि रूलर्स का काम क्या है, वेलफेयर ऑफ द सब्जेक्ट है, यानी जो नागरिक हैं, जो लोग हैं, उनकी सेवा करना है, अपने राज्य को और मजबूत बनाना है। ये नहीं है कि भैया उसको करप्शन करके अंदर से पूरी तरीके से खोखला कर दो और जब कभी किसी से युद्ध हो तो पेलोपोनेशियन वॉर की तरह क्या हो जाए, डिफीट हो जाए। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे कि पेलोपोनेशियन वॉर एथेंस और स्पार्टा के बीच हुआ था और इसमें स्पार्टा की जीत हुई थी, एथेंस की हार हुई थी। और एथेंस की हार
ने ही प्लेटो को क्या किया था बच्चा, बेचैन कर दिया था। ठीक है, ये बातें आप लोग याद रखेंगे। अब एक बुक लिखी गई है इस पे, द हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर। इसको किसने लिखा है बच्चा, आपके थुसिडाइड्स ने लिखा है। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे फर्स्ट बुक कहा जाता है आपका रियलिज्म पर, यथार्थवाद पर लिखी गई इसे पहली पुस्तक कहा जाता है। तो ये बुक आप लोग याद रखेंगे। और थुसिडाइड्स का आपका क्या है, एक मिलियन डायलॉग करके भी बुक है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। ठीक है, मिलियन डायलॉग। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, फिर सुकरात के बारे में पढ़ेंगे। प्लेटो को पढ़ने के पहले हमें क्या जानना पड़ेगा, सुकरात के बारे में जानना है। ठीक है, सुकरात कौन थे, ये आपके टीचर थे। किसके टीचर थे, टीचर ऑफ प्लेटो। ठीक है, प्लेटो के टीचर थे, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे ये। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था बच्चा, इनकी एक थियरी है, थियरी ऑफ नॉलेज, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्या थी, इम्पॉर्टेंट थी। थियरी ऑफ नॉलेज, ज्ञान का सिद्धांत, इससे आपके प्लेटो जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे। ठीक है, थियरी ऑफ नॉलेज। इन्होंने और क्या किया हुआ है, इन्होंने डायलेक्टिक्स का कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, डायलेक्टिक्स हम लोग आगे समझेंगे कि डायलेक्टिक्स क्या होता है, द्वंद्ववाद क्या होता है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो सोक्रेटिस के बारे में समझने के लिए हमें क्या समझना होगा कि जो सुकरात के पहले के विद्वान थे ना, जो भी सोक्रेटिस के पहले फिलोसोफर थे, वो किसमें बिजी थे, वो ये जानने में बिजी थे बच्चा कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स लाइफ, जीवन किससे बना है, यानी मटेरियल प्रोस्पेक्ट में वो पूरा जी रहे थे कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स लाइफ, बोन, मसल, ठीक है, ब्लड, जो आपका ये प्रॉपर्टीज है ना, इसके बारे में जानने में बिजी थे। पूरा साइंटिफिक अप्रोच में बिजी थे वो लोग। ये जानना चाहते थे कि लाइफ जो है, जीवन है, वो किससे बना है। लेकिन सोक्रेटिस आपके पहले वो थिंकर थे जिन्होंने ये कहा कि इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू नो व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स लाइफ, rather it is more important to know what constitutes good life। सबसे बड़ी बात क्या है बच्चा कि गुड लाइफ। सुकरात ने क्या कहा कि वर्चुअस लाइफ कैसे जिए, गुड लाइफ कैसे जिए, ये जानना ज़्यादा महान है। क्यों, क्योंकि हम भैया जीवन हमारा बन गया है, कैसे बना है, क्या बना है, इसको हमने जान लिया, बहुत इस पे अध्ययन हो गया, लेकिन अब हमें ये जानना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये जो जीवन हमें मिला है ना, इसको अच्छी तरीके से कैसे जिया जाए। ठीक है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य क्या होता है, टू लीड अ गुड लाइफ, टू लीड अ वर्चुअस लाइफ, टू लिव अ लाइफ ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, तो वो जीवन जो है वो खुशहाल पूर्वक कैसे हो, वो अच्छा जीवन कैसे हो, इसको कैसे हमें जानना है। तो इसके बारे में हमें किसने बताया, आपके सुकरात ने बताया। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है बच्चा, इसीलिए इन्हें जो है आपका कहा जाता है फादर ऑफ फिलॉसफी। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है बच्चा, फादर ऑफ फिलॉसफी। और क्या कहा जाता है इन्हें, फादर ऑफ इथिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, आप लोग ये चीजें याद रखेंगे। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा कि मान लीजिए जीवन का एम तो ये है कि हम अच्छा जीवन जिएं, लेकिन अच्छा जीवन कैसे जिएंगे, तब जी पाएंगे ना बच्चा, जब हमें ये नॉलेज हो, ये जानकारी हो कि अच्छा जीवन होता क्या है। भाई अगर आप कोई चीज़ करने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसके बारे में जानकारी तो होना चाहिए ना। अगर आप अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में आपको जानकारी हो कि व्हाट इज़ गुड लाइफ, और हम गुड लाइफ जिएंगे कैसे। तो इन्होंने क्या कहा कि आपको नॉलेज होना चाहिए, इसीलिए इन्होंने क्या दिया था बच्चा, अपनी थियरी ऑफ नॉलेज दिया था कि ज्ञान का सिद्धांत अच्छा जीवन जीने के लिए बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है, अगर आप अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो आपको क्या है, ट्रू नॉलेज होनी चाहिए कि गुड लाइफ आखिर होता क्या है। और वो हमें नॉलेज कहाँ से मिलेगी बच्चा,
इन्होंने कहा कि आवर सोल इज अल्टीमेट गाइड। इन्होंने क्या बोला बच्चा कि आवर सोल इज अल्टीमेट गाइड, हमारी आत्मा ही हमारी अंतिम क्या है, मार्गदर्शक है। क्यों कि क्या अच्छा है क्या बुरा है ये हमें कौन बताएगा, हमारी आत्मा बताएगी। तो आप लोग जब कुछ भी गलत काम करने जाते होंगे तो देखते होंगे कि आपके मन से अंदर से एक आवाज़ आती है कि ये मत करो, ये गलत है, ये अच्छा नहीं है, इससे आपके जीवन का विकास नहीं होगा। लेकिन एक दूसरी आवाज़ भी आती है मन से कि कोई बात नहीं, कर लेते हैं। तो हमारे सोल में क्या है बच्चा, सुकरात कहते हैं 2 तरह की आवाज़ें होती हैं, ठीक है। आवाज़ कहें उसको या फिर गाइड कहें आप। एक आपको इविल की ओर ले जाएगा, एक आपको गुड लाइफ की ओर ले जाएगा, एक आपको ट्रू नॉलेज की ओर ले जाएगा, एक आपको इल्यूजन की ओर ले जाएगा, भ्रम की ओर ले जाएगा। तो जो व्यक्ति सच्ची आत्मा की बात सुनता है वो सच्चे ज्ञान की तरफ जाता है, यानी ट्रू नॉलेज उसे मिलता है। और जो इविल जो सोल है आपकी, उसकी बात सुनता है, वो क्या होता है, जीवन में हमेशा भ्रमित रहता है। तो जब आप कुछ काम करने जाएं और आपका मन यदि कह रहा हो कि भैया ये काम गलत है, इसको मत करो, चोरी करना गलत बात है, झूठ बोलना गलत बात है, तब आपको उसकी बात क्या करनी चाहिए, माननी चाहिए, क्योंकि वो हमारा ट्रू नॉलेज होता है, ठीक है। आपको इतनी बातें क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि अब नॉलेज की डायलेक्टिक्स कैसे पता चलेगा, ये हमें जानना बहुत अनिवार्य है, ठीक है। डायलेक्टिक्स की बात करते हैं हम लोग, द्वंद्ववाद क्या है, ठीक है। इन्होंने ये प्रोसेस दिया है कि एक डिबेट का प्रोसेस है, ठीक है। डायलेक्टिक्स क्या है बच्चा, डायलेक्टिक्स कैन बी कॉल्ड एज अ मेथड ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। ये क्या है बच्चा, एक तार्किक तर्क की विधि है। अब डायलेक्टिक्स आपको पूरे पॉलिटिकल फिलॉसफी में आपको पढ़ने को मिलेगा बच्चों, ठीक है। तो आपको ये अच्छे तरीके से आना चाहिए। जब भी आप क्या पढ़ेंगे, मार्क्स पढ़ेंगे, तब भी वहाँ पर आपको डायलेक्टिक्स का काम पड़ेगा। जब आप हीगल पढ़ेंगे तब वहाँ पर आपको डायलेक्टिक्स का काम लगेगा। तो अभी ही आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से डायलेक्टिक्स यानी द्वंद्ववाद को समझ लेना है। तो डायलेक्टिक्स क्या है, डायलेक्टिक्स एक डिबेट है, ठीक है। क्या है बच्चों, डिबेट है। इसमें 3 मुख्य इक्वेशन है, ठीक है। आपकी जो इक्वेशन है इसमें 3 मुख्य क्या हैं, बातें हैं, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस, ठीक है। वाद, प्रतिवाद और संवाद। सुकरात ने क्या कहा है कि नॉलेज जो है ना, ट्रू नॉलेज कैसे आएगा, जो ट्रू नॉलेज है हमारा वो डायलेक्टिक्स के थ्रू आएगा। जो हमें सच्चे ज्ञान की तलाश है ना, हम जानना चाहते हैं कि ट्रू नॉलेज क्या है, वो कहाँ से हमें पता चलेगा, वो पता चलेगा हमें डायलेक्टिक्स के थ्रू, ठीक है। और डायलेक्टिक्स में क्या क्या प्रोसेस होती है, तो एक होता है थीसिस, एक होता है एंटीथीसिस और एक होता है आपका सिंथेसिस। थीसिस क्या है बच्चों, समझना अनिवार्य है, ठीक है। थीसिस क्या है, जो मैं जानता हूं, मान लीजिए आप लोग हैं और मैं हूं, 2 लोग हम क्या करेंगे, आपस में डिबेट करेंगे, ठीक है। तो जो मैं जानता हूं वो क्या है, थीसिस है। हो सकता है कि आप कुछ और उसके विरोध में कुछ बोलेंगे, वो क्या है, एंटीथीसिस है। तो जो एक जो है आपका व्यू पॉइंट है, ठीक है, व्यू 1 जो है, जो एक व्यक्ति का विचार है वो क्या है, थीसिस है। जो व्यू पॉइंट 2 है, यानी जो दूसरे व्यक्ति का विचार है, जो उसके विरोध में, मान लीजिए 2 लोग डिबेट कर रहे हैं, पहले व्यक्ति ने कुछ बात रखी, दूसरा व्यक्ति अपनी बात रखेगा, ठीक है। तो 2 व्यू पॉइंट हो गए ना, 2 विचार हो गए। वो 2 विचार आपस में क्या करेंगे बच्चा, आपस में डिबेट करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, उसके बाद आपका जो भी निगेटिव बातें होंगी, जो इल्यूजन होगा, वो क्या हो जाएगा, आपका दूर हो जाएगा और आपको सिंथेसिस के रूप में क्या होगा बच्चा, ट्रू नॉलेज मिलेगा। आप ऐसे समझें इसको कि
मान लीजिए आप कुछ जान रहे थे, ठीक है, आपने उसको किसी दूसरे व्यक्ति से क्या किया बच्चा, डिबेट किया, ठीक है, आपको किसी सब्जेक्ट पे कुछ नॉलेज थी, आपने किसी और से जाके डिबेट किया, उसका व्यू पॉइंट जाना, अपनी बातें आपने, अपना विचार उसको बताया, तो हो सकता है कि दोनों के विचारों में कुछ कमियां रही हो, कुछ अधूरा ज्ञान रहा हो, ठीक है। तो जब दोनों का विचार मिलेगा ना, तो जो ट्रू नॉलेज है, जो सही वाला ज्ञान होगा ना, वो आपको मिल जाएगा, और जो निगेटिविटी थी वो क्या हो जाएगी बच्चा, दूर हो जाएगी। तो यहीं पर अगर हम समझें कि ये क्या है, आपका इक्वेशन है, आप ये याद रखेंगे कि ये जो मैंने दिया हुआ है यहाँ पर, ये क्या है, आपका इक्वेशन है, थीसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस। लेकिन यहीं पर आपको क्या जानना है, 3 लॉज जानने हैं। क्या जानना है, 3 लॉज ऑफ डायलेक्टिक्स, ठीक है, 3 लॉज ऑफ डायलेक्टिक्स। क्या है वो 3 लॉज, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो कौन से 3 लॉज हैं? तो पहला लॉ क्या है आपका, यूनिटी ऑफ अपोजिट्स, यानी जो मैंने आपको समझाया कि आप कुछ और सोच रहे होंगे, मैं कुछ और सोच रहा हूं, 2 अपोजिट का क्या होगा बच्चा, मिलन होता है। डायलेक्टिक्स में जो संवाद है, जो डिबेट है, उसमें 2 अपोजिट्स का क्या होता है, मिलन होता है। 2 थॉट्स आपके मिलेंगे। पहली प्रोसेस ये होगी जिसको क्या बोलेंगे आप, यूनिटी ऑफ अपोजिट्स बोलेंगे। दूसरा क्या होगा आपका, दूसरा आपका होगा निगेशन ऑफ निगेशन, निगेशन ऑफ निगेशन, यानी क्या होगा कि जो भी उसमें आपकी भ्रम वाली बात होगी, जो भी निगेटिविटी होगी, जो आपको गलत नॉलेज पता होगा, क्योंकि बच्चों हमको क्या होता है, जो किसी भी टॉपिक पे आधी अधूरी जानकारी ही प्राप्त होती है, तो जब हम किसी से डिबेट कर लेते हैं ना, तो क्या होता है, उसका भी नॉलेज हमको पता चल जाता है, तो हमें संपूर्ण ज्ञान हो जाता है किसी भी टॉपिक को लेकर के, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या है, जो भी आपकी जो है निगेटिविटी होगी, जो आपको गलत बातें पता होंगी, वो क्या होंगी, आपकी यहाँ से दूर हो जाएंगी। उसके बाद तीसरी बात क्या होगी वहां पर कि क्वांटिटी चेंजेस इनटू क्वालिटी। तो क्या होगा, जो आपको बहुत सारी नॉलेज होगी ना, मतलब आपके पास क्वांटिटी तो बहुत रही होगी, आपको बहुत सारी चीजें पता रही होंगी, लेकिन वो क्या होंगी, जब आप डिबेट करेंगे ना, तो आपको थोड़ी बात ही पता होगी, लेकिन वो बिल्कुल ट्रू नॉलेज होगा। पहले आपके पास बहुत सारी बातें आपके दिमाग में थी, ठीक है, लेकिन उसमें से बहुत सारा क्या था, इल्यूजन था, भ्रम था, गलत बातें थी, ठीक है। लेकिन जब आपने डिबेट किया, जब आपने डायलेक्टिक्स किया, तब क्या हुआ, ये जो क्वांटिटी था ना, बहुत सारी जो आपके पास जानकारियां थी, वो क्या हो गई बच्चा, क्वालिटी में चेंज हो गई, यानी जो ट्रू नॉलेज था वो आपको मिल गया। तो ये जो 3 लॉज हैं डायलेक्टिक्स के, ये आपको अच्छे तरीके से क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। अब अगर हम लोग बात करें कि सुकरात ने क्या किया हुआ है बच्चा, जो मैंने आपको समझाया कि सुकरात ने 2 तरीके की ज्ञान की बात की है, जो उसकी थियरी ऑफ नॉलेज है वो बहुत ही क्या है बच्चा, महत्वपूर्ण है। थियरी ऑफ नॉलेज आपको याद रखना है। सुकरात ने क्या कहा है, सुकरात ने कहा है कि थियरी ऑफ नॉलेज 2 तरीके की होती है। आपका जो नॉलेज है वो 2 तरीके का होता है। पहला क्या है, टाइप 1 क्या है, नॉट अ ट्रू नॉलेज बट एन इल्यूजन, सच्चा ज्ञान नहीं है बल्कि एक भ्रम है। जब हमें लगता है कि हमें वास्तव में सब कुछ पता है, लेकिन हमें सच में नहीं पता होता है, वो पहले टाइप का नॉलेज है कि भैया हमको लगता है कि हम ज्ञानी हैं, हमको सब कुछ पता है, लेकिन वास्तविकता में क्या होता है, आपको कुछ नहीं पता होता है। तो वो पहला वाला टाइप क्या है, ट्रू नॉलेज नहीं है बल्कि क्या है, एक भ्रम है। और दूसरा प्रकार क्या है बच्चा, ट्रू नॉलेज है, यानी सच्चा ज्ञान है। हमें किसकी ओर जाना है, हमें ट्रू नॉलेज को प्राप्त करना है। और वो ट्रू नॉलेज कैसे मिलेगा, डायलेक्टिक्स के थ्रू मिलेगा, द्वंद्ववाद के थ्रू मिलेगा। ये आपको क्लियर होना चाहिए बात, ठीक है। अब क्या है, जो आपका इल्यूजन है ना, ये कैसा होता है, ये आपका जो है परमानेंट यूनिवर्सल नहीं होगा।
ये क्या होगा बच्चा, सेकिएबल होगा। क्या होगा, सेकिएबल होगा। मतलब इसका क्या होता है कि ये हर एक सिचुएशन में आपका साथ नहीं दे पाएगा, ये यूनिवर्सल नहीं होगा, क्योंकि वो सच्चा ज्ञान है ही नहीं। ठीक है, और जो सच्चा ज्ञान होता है ना वो यूनिवर्सल होता है, वो सबके लिए समान बराबर होता है। यानी आप भी जानते हैं कि ईमानदारी क्या है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी अच्छी है, ये आप किसी से भी पूछ लें पूरे इंडिया में, सब बोलेंगे कि हाँ ईमानदार होना अच्छा है। तो क्योंकि ईमानदारी क्या है, एक ट्रू नॉलेज है। लेकिन इल्यूजन क्या होता है कि हम लोगों के लिए अपने मन में क्या करते हैं, तरह तरह के विचार बना लेते हैं। वो क्या है बच्चा, वो आपका इल्यूजन है। जो सामने वाला व्यक्ति नहीं भी होता है, हम उसके बारे में वैसा सोच लेते हैं, वो क्या है आपका, वो इल्यूजन होता है। ठीक है, आपको जो ऑथेंटिक नॉलेज नहीं होती है आपके पास, वो क्या होती है, इल्यूजन होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो सोक्रेटिस, जब सुकरात था तब उस टाइम पे जो एथेंस था ना, वहाँ पर कैसी शासन था, डेमोक्रेसी था, यानी लोकतंत्र था। और जो वहाँ का शासक था ना, उसने क्या किया था बच्चा, सुकरात पर मुकदमा चला करके इन्हें सजा दे दिया था। ठीक है, इन्हें क्या किया गया था बच्चा, आप देखेंगे कि इन्हें हेमलक यानी जहर पी करके मृत्यु की सजा दी गई थी। तो क्या कारण थे जिसकी वजह से सुकरात को जो है आपका जहर पीने के लिए बाध्य किया गया। तो आप देखेंगे कि जब कभी भी बच्चा, जब कभी भी कोई बुद्धिमान व्यक्ति, कोई नॉलेजेबल पर्सन जो लोगों को बुद्धिमान करने के लिए जो है आगे बढ़ेगा ना, वैसे ही सरकारें क्या करेंगी, उस पर प्रतिबंध लगाना स्टार्ट कर देंगी। वो चाहेंगी कि वो लोगों को क्या करे, सच्चाई की ओर ना ले जा पाए, वो इग्नोरेंट रहें, वो भ्रम में जीवन जिए। ठीक है, तो यही जो वहाँ की डेमोक्रेटिक सरकार थी, उसको भी लगा कि ये तो लोगों को क्या कर रहा है, सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ा रहा है। ये तो जो है लोगों को ये पता चल जाएगा कि सरकारें क्यों होती हैं, तब तो ये हमारा जो पूरा काम है, जो हमारा आपका करप्शन का व्यापार चल रहा है, वो बंद हो जाएगा। तब सुकरात पर झूठे आरोप लगा करके, कौन कौन से आरोप लगाए गए, एथीज्म का, लीडिंग यूथ एस्ट्रे और सेडिशन यानी नास्तिकता, कि ये भगवान को नहीं मानते हैं। ठीक है, इस पर जो है युवाओं को गुमराह करने का, और राजद्रोह का, ये स्टेट के खिलाफ जा रहे हैं। इन 3 बातों पर इन पर मुकदमा चलाया गया और इन्हें हेमलक यानी जहर पीने के लिए बाध्य किया गया। ठीक है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है बच्चा, फर्स्ट मार्टियर ऑफ फिलॉसफी कहा जाता है। यानी सुकरात को दर्शन शास्त्र का पहला शहीद कहा जाता है। ठीक है, ये बातें आप लोग याद रखेंगे कि सुकरात को हेमलक यानी जहर दे करके क्या किया गया था बच्चों, मार दिया गया था। अपॉलजी क्या है, एक बुक है, किसकी बुक है, प्लेटो की बुक है। आप प्लेटो में देखेंगे कि जो भी उसकी सारी बुक्स है ना, उसमें जो सबसे मेन कैरेक्टर है वो कौन है बच्चा, वो आपके सुकरात होंगे। ठीक है, सारे जो डिबेट्स है डायलेक्टिकल फॉर्म में है, और सारा डिबेट किससे हो रहा है, सुकरात से हो रहा है। ठीक है, तो अपॉलजी में एक घटना का मेंशन है, प्रिस्टेस ऑफ डेल्फी। ठीक है, डेल्फी की जो पुजारिन थी, प्रिस्टेस थी, वो क्या कहती हैं सुकरात को, वो सुकरात को कहती हैं कि सुकरात जी, आप जो है सबसे क्या हैं, आप सबसे जो है आपके बुद्धिमान व्यक्ति हैं पूरे विश्व के। ठीक है, पूरे विश्व के आप क्या हैं, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हैं। सुकरात कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको गलत साबित करके दिखाऊंगा, मैं सबसे वाइजेस्ट मैन नहीं हूँ। ठीक है, फिर सुकरात क्या करता है, जो समाज में जिनकी ये प्रतिष्ठा बनी हुई थी, जिनके बारे में ऐसा कहा जाता था कि वो जो है बुद्धिमान लोग हैं, सो कॉल्ड जो रीजनेबल लोग थे, उनसे सुकरात एक एक करके क्या करता है बच्चा, मिलता है, मीटिंग्स करता है। ठीक है, और उनसे ये जानने का प्रयास करता है कि क्या वो उन्हें सच में नॉलेज है, क्योंकि जब आप किसी से डिबेट करते हैं, डायलेक्टिक्स करते हैं, तब आपको पता चल जाता है कि आपको जो सामने वाला व्यक्ति है उसके पास ट्रू नॉलेज है या नहीं है। ठीक है, तब जब उन्होंने सबसे जो बुद्धिमान कहे जाने वाले लोग थे उनसे डिबेट कर लिया, तब उनको पता चला कि भैया प्रिस्टेस ऑफ डेल्फी तो सही कह रही थी,
मैं सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ, लेकिन क्यों हूँ मैं सबसे बुद्धिमान व्यक्ति? क्योंकि मुझे ये पता है कि मुझे बहुत कम आता है। बाकी जो और लोग थे ना, उनको बहुत थोड़ा ज्ञान है, लेकिन उसमें ही क्या लग रहा है उनको कि वो बहुत कुछ जान गए हैं। यानी जो अपने आप को नॉलेजेबल कहते हैं, उन्हें बहुत थोड़ा सा ज्ञान है, लेकिन फिर भी उनको लग रहा है कि वो बहुत ज्ञानी पुरुष हैं। और मैं, जिसे कि ज्ञान भी है, फिर भी मुझे ये लग रहा है कि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि वास्तविकता यही है, ज्ञान बहुत सागर है। ठीक है, सुकरात के पास तो बिल्कुल बूंद भर ज्ञान है, लेकिन कम से कम उसको ये पता है कि अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है। लेकिन जो और लोग हैं ना, वो इग्नोरेंट हैं, उनके पास क्या है बच्चा? ट्रू नॉलेज नहीं है। इसीलिए इन्होंने क्या कहा कि सुकरात सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है, क्योंकि उसको ये पता है कि उसे अभी बहुत कुछ जानना है, जबकि और लोगों को ये पता ही नहीं है कि उनको बहुत कुछ जानना है, बल्कि अपने थोड़े से ज्ञान को ही क्या कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके समझ रहे हैं। ठीक है, ये हुआ आपका सुकरात की बात। ठीक है, तो जो प्लेटो था आपका, वो कौन था बच्चा? वो जो है सुकरात का शिष्य था। ठीक है, ही वॉज ए स्टूडेंट ऑफ सोक्रेटिस। ठीक है, स्टूडेंट ऑफ सोक्रेटिस। ठीक है, ये सोक्रेटिस के ट्रेडिशन से बिलोंग करता था। यानी सुकरात के बारे में क्या करता था बच्चा? ये उनके विचारों पर आगे बढ़ता था। और किसको अपोज करता था बच्चा? अपोज करता था जो है सोफिस्ट को। किसको? वहां पर दो तरीके के ज्ञानी थे। एथेंस में क्या थे बच्चा? दो तरीके के ज्ञानी पुरुष थे। एक कौन था? सुकरात था, ठीक है, जो ट्रू नॉलेज की बात कर रहा था। और दूसरे कौन थे बच्चा? सोफिस्ट थे। ये इनको क्या समझोगे आप? पेड टीचर समझिए। ये कौन थे बच्चा? ये पैसा लेकर के क्या करते थे? पढ़ाते थे। ठीक है, ये पैसा लेकर के पढ़ाते थे। और ये क्या करते थे? ये बताते थे कि जो आर्ट ऑफ ऑडिटरी है ना, बोलने की कला है, वही सबसे ज्यादा क्या है बच्चा? जरूरी है। क्या है बच्चा? आर्ट ऑफ ऑडिटरी। ये क्या सिखाते थे कि अगर आपको बोलना आता है तब आप जीवन में सब कुछ क्या कर लेंगे बच्चा? कर लेंगे। ये जो बड़े बड़े राजा महाराजा के बच्चे थे ना, जो अमीर के बच्चे थे, उन्हीं को पढ़ाते थे और उनको क्या सिखाते थे कि आपको अच्छे तरीके से बोलना आना चाहिए। ठीक है, मोरालिटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, ट्रू नॉलेज जैसा कोई चीज़ नहीं होता है। आप क्या करें? आपको पावर में आना है बस। ये क्या सिखाते थे कि हाउ टू कम इन पावर। ये किसकी बात करते थे बच्चा? पावर व्यू ऑफ पॉलिटिक्स की बात करते थे। क्योंकि ये क्या थे? बड़े लोगों को पढ़ाते थे, जो बड़े बच्चे थे, यानी जो आपके अमीरों के बच्चे थे। ठीक है, उनको ये ट्यूशन देते थे और उनको क्या शिक्षा देते थे? उनको शिक्षा देते थे कि कैसे पावर में आना है, कैसे आपको बोलने की कला आनी चाहिए, ये सारी चीजें ये सिखाते थे। तो इनका कौन करता था बच्चा? अपोज सुकरात करता था। सुकरात क्या कहता था बच्चा? सुकरात कहता था कि ये जो सोफिस्ट है ना, वो अपने प्रोफेशन यानी अपने व्यवसाय के साथ ही न्याय नहीं कर रहे हैं। टीचर का क्या कर्तव्य होता है? सुकरात कहता है कि टीचर का कर्तव्य ये होता है कि वो शिष्य को, वो स्टूडेंट को वो बातें बताएं जो उसे जाननी चाहिए, ना कि वो बातें जो वो सुनना चाहता है। ठीक है बच्चों, डिफरेंस है। आप हो सकता है कि अच्छी अच्छी बातें सुनना चाहें, आप हो सकता है सुनना चाहें कि भैया जो मन में आए करो, लेकिन टीचर का क्या मतलब होता है? एक शिक्षक का मतलब होता है कि वो सारी बातें बताए जिससे आपका कल्याण हो, जिससे कि आपकी लाइफ गुड हो, आप अच्छा जीवन जी सकें। ठीक है, तो सुकरात इसीलिए इनका विरोध करता था कि अपने टीचर का क्या कर रहे हैं, जो प्रोफेशन है उसके साथ जो है ईमानदार नहीं है। ठीक है, जीवन का एकमात्र उद्देश्य पावर में आना नहीं होता है, जीवन का एकमात्र उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता है, बल्कि एक वर्चुअस और गुड लाइफ जीना, शांति की लाइफ जीना भी क्या होता है बच्चा? अच्छा माना जाता है। ठीक है, अब प्लेटो के बारे में, प्लेटो कितने महान थिंकर थे उसके बारे में कहा जाता ना बच्चों कि अगर आपको अपनी महानता जाननी है ना, तो अपने विरोधी से जाकर के पूछो
वही आपके बारे में सत्य बताएगा कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। तो जो कार्ल पॉपर थे ना, उन्होंने प्लेटो को बहुत क्रिटिसाइज किया है। आप आगे देखेंगे कि कार्ल पॉपर ने क्या है, बहुत क्रिटिसाइज किया है प्लेटो को। लेकिन वो व्यक्ति जो प्लेटो को क्रिटिसाइज करता है इतना, वो प्लेटो की बड़ाई में क्या कह रहा है वो आपको जानना चाहिए। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको याद रखेंगे। क्या है, वन कैन बी ईदर प्लेटोनिक और एंटी प्लेटोनिक। या तो कोई व्यक्ति प्लेटो की बातों से सहमत हो सकता है, या तो कोई व्यक्ति प्लेटो की बात से असहमत हो सकता है, बट क्या कहते हैं, कैन नेवर बी नॉन प्लेटोनिक, यानी लेकिन कभी भी ये नहीं बोलेगा कि प्लेटो थे ही नहीं। यानी क्या कहना चाहता है बच्चों वो, कि या तो आप प्लेटो से सहमत हो सकते हैं या आप प्लेटो की बातों से असहमत हो सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि प्लेटो का कोई अस्तित्व ही नहीं है। प्लेटो का अस्तित्व बहुत ज़्यादा है, प्लेटो का रेलिवेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इस बात को किसने स्वीकार किया है, आपके कार्ल पॉपर ने आपके स्वीकार किया है, जो क्या है बच्चों, बहुत ज़्यादा जो है आपके क्रिटिक रहे हैं इनके, फिर भी उनकी बड़ाई में इन्होंने ये बातें बोली हैं। ठीक है, अब इनका इंट्रोडक्शन की बात जहां तक किया जाए तो 427 BC में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 347 BC। हमेशा जो ईयर है ना, एंशिएंट टाइम के जितने भी फिलोसोफर हैं बच्चों, उसमें वेरी करेगा बुक टू बुक। ठीक है, तो आप ईयर को एकदम गांठ बांध के नहीं चलेंगे कि यही ईयर एकदम सत्य है। ठीक है, आप पीरियड लेके चलेंगे, समय काल। ठीक है, ईयर क्या है, एग्जैक्ट ईयर अलग अलग बुक में डिफर करता है। ठीक है, तो क्या कहा जाता है बच्चा, ये जो है आपके सोक्रेटिस के डिसाइपल थे, मतलब शिष्य थे, और अरस्तु के क्या थे बच्चा, शिक्षक थे, यानी अरिस्टोटल के ये गुरु थे। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इन्हें फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, क्योंकि इन्होंने पॉलिटिकल स्टेट कैसा होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने क्या किया है बच्चा, आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया है। आइडियल स्टेट कि राज्य कैसे होना चाहिए, उसमें पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होना चाहिए, लोग कैसे होने चाहिए, ये सारी जानकारी किसने दिया है बच्चा, आपके प्लेटो ने दिया है। ठीक है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, आपका फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी कहा जाता है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि ये इनके थिंकर बनने में सबसे बड़ा योगदान किसका है बच्चा, पेलोपोनेशियन वॉर का है। अभी मैंने आपको समझाया कि जब पेलोपोनेशियन वॉर में एथेंस की हार होती है स्पार्टा से, तब इनको बहुत धक्का लगता है, सदमा लगता है। ये जानना चाहते थे कि कौन से कारण हैं जिनकी वजह से मेरी जो मातृभूमि है, मेरी जो एथेंस है, उसकी हार हुई है। तब मैंने आपको समझाया कि इन्हें पता चला कि बहुत करप्शन था और जो रूलर हैं वो इग्नोरेंट हैं, उनको पता ही नहीं है कि एक राजा का धर्म क्या होता है, उसका कर्तव्य क्या होता है। ठीक है, तो जो एथेंस की हार थी ना स्पार्टा से, उसने इनको थिंकर बनने पे क्या किया बच्चा, विवश किया। तो आप अगर मैं ये कहूं कि पेलोपोनेशियन वॉर से ही प्लेटो जैसे दार्शनिक का जन्म हुआ है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक है, तो पेलोपोनेशियन वॉर का आपके प्लेटो पर बहुत गहरा प्रभाव है। ठीक है, पहला ये, अगर कोई पूछे कि प्लेटो थिंकर क्यों बना, तो दो कारण उसको बता दीजिएगा, एकदम सटीक जवाब है कि पहला पेलोपोनेशियन वॉर में एथेंस की हार, और दूसरा क्या है कि सोक्रेटिस को जब जो है आपके सुकरात को जो मार डाला जाता है जहर दे करके, उसमें क्या होता है, मतलब प्लेटो सोचता है कि इतने ज्ञानी आदमी को आप कैसे मार सकते हो। ठीक है, तभी से आप देखेंगे पूरे थॉट में देखेंगे कि आपका जो प्लेटो होगा और जो अरस्तु होगा, वो दोनों क्या करेंगे बच्चों, वो दोनों डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करेंगे। ठीक है, वो जो लोकतंत्र है उसको क्या बोलेंगे कि ये अज्ञानता का शासन है, रूल्स ऑफ इग्नोरेंट है। ऐसे लोगों का शासन है जिन्हें ट्रू नॉलेज नहीं है, जिन्हें ज्ञान ही नहीं है कि अपने महापुरुषों को कैसे ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो हमेशा आप देखेंगे कि जो प्लेटो है और जो अरस्तु है, दोनों क्या करेंगे, डेमोक्रेसी का विरोध करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि डेमोक्रेसी ने क्या किया था बच्चा, सुकरात को जहर देकर के मार डाला था।
ठीक है। उसके बाद आप क्या देखेंगे, इनका सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है, थियरी ऑफ फिलोसोफर किंग है। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि जो फिलोसोफर है, जो दार्शनिक है, वो क्यों अच्छा राजा होगा, क्योंकि उसके पास बच्चा ज्ञान है, उसके पास ट्रू नॉलेज है, उसको पता है कि जो है अगर एक अच्छा राजा बनना है तो उसके क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, एक ज्ञानी पुरुष को ही अगर सत्ता की बागडोर दिया जाए तभी आप क्या होंगे, अच्छे तरीके से राज्य गवर्न होगा। तो अगर आप ये एकदम दिमाग में रख लें कि जो प्लेटो का आइडियल स्टेट है, ठीक है, जो आपके प्लेटो का आइडियल स्टेट है, उसका रूलर कौन है बच्चा, उसका रूलर होगा फिलोसोफर किंग, यानी जो ज्ञानी होगा। इसके लिए पूरा क्या करेंगे, वो पूरा एजुकेशन की व्यवस्था बताएंगे। आप देखेंगे कि पूरा जो शिक्षा कैसे होनी चाहिए, किस पद्धति में होगी, वो सारी बातें क्या करेंगे, वो बताएंगे। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है, प्लेटो का ये कोट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे कि अंटिल फिलोसोफर्स आर द रूलर्स और रूलर्स लर्न फिलोसफी देयर इज नो एंड टू द प्रेडिकामेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। यानी जब तक दार्शनिक शासक नहीं बन जाते या शासक दर्शन नहीं सीखते तब तक मानव जीवन की दुविधा का कोई अंत नहीं है। यानी मानव जीवन की जो समस्याएं हैं ना बच्चा, वो कब दूर होंगी, वो तभी दूर होंगी जब जो व्यक्ति है ना वो क्या हो, या तो जो रूलर है वो आपका फिलोसोफर बन जाए, ठीक है, यानी वो फिलॉसफी को सीख ले, या तो जो फिलॉसफर है जिसके पास पहले से ही ज्ञान है उसको हम क्या कर दें, राजा बना दें। यानी एक लाइन में आप समझेंगे कि अगर फिलॉसफर जो ज्ञानी पुरुष है वो राजा होगा तभी क्या होगा, सब कुछ अच्छे तरीके से राज्य में चलेगा। तो इनका सबसे मेन कंट्रीब्यूशन क्या है, थियरी ऑफ फिलॉसफर किंग है। ठीक है, अब प्लेटो कैसे थिंकर हैं ये आपको जानना अनिवार्य है। ठीक है, तो प्लेटो क्या है, हाईली इमेजिनेटिव है, यानी कुछ भी सोच लेते हैं। अब भाई थियरी ऑफ फिलोसोफर किंग क्या है, एक यूटोपिया ही तो है। आप भैया बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति को पूरी पावर दे दोगे कि आप जो चाहो करो, तो वो एक तरीके से क्या हो गया, तानाशाही हो गया ना। वो क्या हो जाएगा बच्चा, टोटलिटेरियनिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तानाशाही हो जाएगी। ठीक है, वो भी क्या है, एक इमेजिनेशन ही है, रियलिटी तो हो नहीं सकती है। उसके बाद क्या है, यूटोपियन है। प्लेटो का यूटोपिया क्या है, आइडियल स्टेट है कि भैया कोई भी स्टेट क्या है, कभी आइडियल हो ही नहीं सकता है। आपका जो अरस्तु है, सुकरात है, वो प्लेटो को क्या करता है बच्चा, इसी बात पर क्रिटिसाइज करता है। वो कहता है कि जो हमें कभी भी गुड के, ठीक है, गुड को जो है हमेशा आपका प्रायोरिटी देनी चाहिए, आइडियल को नहीं। यानी आइडियल जैसा, आदर्श जैसा कोई चीज होता नहीं है। ठीक है, आदर्श राज्य जैसा कोई चीज होता नहीं है, वो क्या है, एक यूटोपिया है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इन्हें यूटोपियन थिंकर कहा जाता है, आइडियलिस्ट कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये आइडिया को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। ये जो मटेरियल वर्ल्ड है पूरा, इसको महत्व ना दे करके किसको महत्व देते हैं, आइडिया को महत्व देते हैं कि विचार क्या है, सबसे जरूरी चीज होती है। आप देखेंगे अभी थियरी ऑफ आइडियाज पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, डिडक्टिव है। डिडक्टिव मतलब वियोजक। डिडक्टिव का मतलब क्या होता है, दो तरीके के थिंकर होते हैं बच्चा। ठीक है, एक कौन होते हैं, डिडक्टिव, एक होते हैं इंडक्टिव। तो ऐसे थिंकर जो पहले अपनी थियरी दे देते हैं, उसके बाद उसको प्रूफ करते हैं डिफरेंट तरीके से, उनको क्या बोलते हैं आप, डिडक्टिव बोलते हैं। और ऐसे थिंकर जो पहले बहुत सारे तरीके क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके आधार पर अपनी थियरी देते हैं, उनको क्या कहा जाता है, आपका इंडक्टिव कहा जाता है। ठीक है, तो आपके प्लेटो कैसे हैं, डिडक्टिव हैं। क्यों डिडक्टिव हैं, क्योंकि ये क्या देते हैं बच्चा, ये आइडियल स्टेट की थियरी दे देते हैं अपनी पहले। ठीक है, कि आइडियल स्टेट वही होता है जहां पर फिलोसोफर किंग क्या होता है बच्चा, राजा होता है। ठीक है, उसके बाद इसको प्रूव करने के लिए बहुत सारी थियरी देते हैं, थियरी ऑफ जस्टिस, थियरी ऑफ फिलोसोफर किंग, थियरी ऑफ एजुकेशन, थियरी ऑफ कम्युनिज्म। ठीक है, ये सारी थियरी देते हैं मात्र अपने आइडियल स्टेट को प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो
ये कैसे थिंकर हैं आपके? डिडक्टिव थिंकर हैं। ठीक है। टेलीलॉजिकल क्या होता है? टेलीलॉजिकल का मतलब क्या होता है बच्चा? टेलीलॉजिकल का मतलब होता है कि जो प्लेटो थे ना, वो जो है एंड रिजल्ट में बिलीव करते थे। ठीक है। वो क्या बिलीव करते थे कि जो अंत है ना, जो आपका जो है रिजल्ट है, उस पे ये क्या करते थे? बिल्कुल पूरा फोकस करते थे। ठीक है। कि यानी जो अंत है वो क्या है? आइडियल स्टेट है। तो उसके लिए क्या मीन्स यूज करना पड़ेगा, इसको वो अलग अलग तरीके से क्या करते थे? बताते थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि वो आइडियल स्टेट की बात करते थे। ठीक है। एंड रिजल्ट की। रेडिकल क्या थे? कैसे वो रेडिकल थे बच्चा? तो रेडिकल का मतलब क्या होता है कि वो क्या करते थे बच्चा? वो फैमिली को हटाने की बात करेंगे। जब हम थियरी ऑफ कम्युनिज्म पढ़ेंगे तब वहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे वो परिवार को समाप्त करने की बात करते हैं, क्योंकि परिवार से क्या होता है? करप्शन होता है। वो प्रॉपर्टी को हटाने की बात करेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी से भी क्या होता है बच्चा? करप्शन होता है। ठीक है। तो ये आपको चीज़ें इनकी क्या होता है? पर्सपेक्टिव याद रहना चाहिए। ठीक है। अब ये उनकी कुछ बुक्स हैं जो कि पूछा जाता है, तो आपको बुक्स क्या करना है? याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी बुक है? द रिपब्लिक। उसके बाद क्या है? द लॉज, स्टेट्समैन, अपॉलजी, क्रीटो, फाइडो, गॉर्जियास, ये सारी बुक्स आप क्या करेंगे? अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है। रिपब्लिक, लॉज, स्टेट्समैन, अपॉलजी, क्रीटो, फाइडो। ठीक है। उसके बाद आपका गॉर्जियास, ये सारी बुक्स इनकी इंपॉर्टेंट हैं। ये आप लोग क्या करेंगे बच्चा? याद रखेंगे। ठीक है। अब इन पर इन्फ्लुएंस किसका किसका था? तो मैंने बताया आपको कि सुकरात का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था इनका। पूरा जीवन ही जो है सुकरात के विचारों पर इन्होंने जिया और वैसे ही अपनी थियरी लिखी है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें पाइथागोरस की एक थियरी है, थियरी ऑफ सोल। ठीक है। तो थियरी ऑफ सोल से ये क्या थे? काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। हम पढ़ेंगे कि कैसे सोल में कितने एलिमेंट होते हैं। ठीक है। इनकी एक मेथ ऑफ मेटल करके थियरी है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, तब वहाँ पर हम देखेंगे कि सोल में व्यक्ति की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। तो ये पाइथागोरस से प्रभावित थे। उसके बाद ये हेराक्लिटस और पार्मेनिडस, दो व्यक्ति से प्रभावित थे। ठीक है। ये क्या है बच्चा? जो हेराक्लिटस हैं, ये किसकी बात करते हैं? चेंज की बात करते हैं कि जीवन में हमेशा क्या होता है? चेंज आता रहता है। इनका बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है कि नो मैन एवर स्टेप्स इन द सेम रिवर ट्वाइस, फॉर इट्स नॉट द सेम रिवर एंड ही इज नॉट द सेम मैन। यानी कोई भी व्यक्ति एक ही नदी में दो बार नहीं उतरता, क्योंकि यह वही नदी नहीं है और वही व्यक्ति नहीं है। यानी चेंज होता रहता है। जब व्यक्ति एक बार हर एक दिन के साथ क्या होता है बच्चा? व्यक्ति चेंज होता रहता है। ये किसका थॉट है? हेराक्लिटस का थॉट है। लेकिन पार्मेनिडस क्या बोलते हैं कि नहीं, चेंज तो है लेकिन कुछ चीज़ें क्या होती हैं बच्चा? परमानेंट भी होती हैं। तो कुछ चीज़ें क्या हैं? स्थायी हैं। तो आपको हेराक्लिटस क्या बताता है कि चीज़ें चेंज होती हैं, बदल रही होती हैं, संसार बदल रहा है, व्यक्ति बदल रहा है। लेकिन पार्मेनिडस क्या कहते हैं कि व्यक्ति बदलता तो है लेकिन उसके कुछ गुण हैं जो हमेशा क्या होते हैं बच्चा? स्थायी होते हैं, वो नहीं बदलते हैं। उसके बाद क्या है? प्लेटो की थियरीज है जो हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक तरफ से सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। उसमें क्या है आपका? थियरी ऑफ आइडिया है, थियरी ऑफ जस्टिस है, स्कीम ऑफ एजुकेशन है, कम्युनिज्म है। इसमें क्या करेंगे? ये फैमिली और प्रॉपर्टी दोनों को ना रखने की बात करेंगे, क्योंकि जब राजा के पास परिवार होता है और प्रॉपर्टी होती है तभी वो करप्शन करता है। ठीक है। जब उसके पास परिवार ही नहीं होगा, संपत्ति का अधिकार ही नहीं होगा, तब वो जो है आपका करप्शन नहीं करेगा। ठीक है। उसके बाद थियरी ऑफ फिलोसोफर किंग और व्यूज ऑन लॉज। तो ये मुख्यतः 6 थियरीज हैं जिनके बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल में क्या करेंगे बच्चों? पढ़ेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देखेंगे। ठीक है। थियरीज के बारे में प्लेटो के, कि प्लेटो ने हर एक थियरी में क्या विचार दिया है। ठीक है। बाकी जो इतनी बातें थी वो आपको याद रखना है। ठीक है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, मालवीय एकेडमी ने क्या किया हुआ है? अपना कोर्स लॉन्च किया है, MA पॉलिटिकल साइंस CUET PG का। तो आप लोग उससे जुड़ें
और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। वहाँ पर हम आपको बाकायदा नोट्स, ठीक है, हर एक चैप्टर का बुकलेट, उसके बाद आपका चैप्टर टेस्ट, ठीक है, और व्यवस्थित तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ, बेहतर एक्सप्लेनेशन के साथ हम वहाँ पर क्या करते हैं, आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, प्लेटो की थियरीज को क्या करेंगे, कवर करेंगे। तब तक आप क्या करें, इसको अच्छे से जो है सारी चीज़ें रिवाइज कर लें, सुकरात के बारे में पढ़ें और प्लेटो का जो बैकग्राउंड है कि कैसे वो थिंकर बना उसके बारे में पढ़ें। ठीक है, अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।